नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लेकर आ रहे हैं अपने सामाजिक विज्ञान का एक टॉपिक है विकास। विकास से संबंधित कुछ तथ्य हम जानेंगे और छोटे से वीडियो में लगभग पूरे पाठ को समेटने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको अपने एग्जाम में एक अच्छा बेनिफिट फायदा मिल सके। और अभी बजे हुए हैं रात के 4:30 और अंजलि के साथ पढ़ेंगे। आ जाइए शुरू करते हैं। विकास क्या है, पहले तो हम इसी को जानने का प्रयास करेंगे कि विकास क्या है। देखो, विकास और वृद्धि दो शब्द हैं। विकास के मायने सबके अलग अलग होते हैं। वृद्धि तो जैसे मान लीजिए किसी के शरीर में वृद्धि हो रही तो वृद्धि होगी, साथ में उसके साथ उसका माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, उसके शारीरिक विकास भी हो रहा है, दिमाग में सोच विचार करने की क्षमता भी बढ़ रही है। तो अगर इंसान के तौर पर लें तो वो व्यक्ति विकसित है। मान लीजिए किसी का शरीर तो बड़ा है पर दिमाग नहीं, तो वो विकसित नहीं है, वृद्धि हुई है उसमें केवल। तो वैसे ही हमारे समाज को चलने के लिए विकास की आवश्यकता होती है। अब विकास या फिर धारणीय विकास क्या है, इसको समझते हैं शीघ्रता से। विकास देखो, अगर कोई परिभाषा देख लेते हैं क्या है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो वृद्धि पैदा करती है। पहली बात तो वृद्धि यानी कि किसी भी चीज में बढ़ोतरी होगी। जैसे मान लीजिए पहले हम जब विकास के मायने समझते थे वो एक ही चीज थी, वो तो पैसा है। जिसकी इनकम ज्यादा है वो विकास विकसित है, कहते हैं ठीक ठाक है इसके घर में। इसे हम व्यक्ति विशेष को भी लेते हैं, तो अगर वो उसके पास भले ही मकान ठीक ना हो, रहने के लिए घर ना हो बना रहे, लेकिन पैसा है तो वो ये मान के चलता था कि हाँ ये तो खाता पी तो रहे, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं, पैसा होना ही सब कुछ नहीं। मान लीजिए आपके पास पैसा है लेकिन बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। आपके पास मकान नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास आने जाने के लिए साधन नहीं है, आपके लिए पहनने ओढ़ने के लिए कूलर पंखा जो भी आवश्यक चीजें हैं, बेसिक चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही आपको। पैसा भले ही हो, वो व्यक्ति विकसित नहीं कहलाता। बोले आय उसकी वृद्धि होगी, तो आय को हम ऐसा मापन नहीं कर सकते विकास में। फिर भी एक आय बड़ा स्रोत है, क्योंकि आय से ही अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर भी देखो क्या कर रखा है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो वृद्धि पैदा करती है और प्रगति के साथ साथ सकारात्मक बदलाव लाती है। देखो पहली बात तो ऐसी प्रक्रिया है विकास की वृद्धि पैदा करती है, बढ़ाती है चीजों को, सुविधाएं को बढ़ाना, आय इनकम को बढ़ाना, और भी जो अपने आवश्यक चीजें हैं सब चीजों को बढ़ाना। साथ में उसमें बढ़ाते तो हैं लेकिन सकारात्मक परिवर्तन लाती है। देखो 2 मिनट के लिए अब बोलो नकारात्मक परिवर्तन क्या होता है सर, इसको भी देख लेते हैं। चलो उदाहरण लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए अपने गांव में अपने सड़कें बन रही है, रोडें बन रही है बढ़िया, हॉस्पिटल की सुविधा हो रखी है, विद्यालय की सुविधा हो रखी है, सारी सुविधाएं क्या है बढ़ रही है, गांव विकसित हो रहा है। उसकी जो उल्टा करते हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। अब वो वृद्धि तो हो रही है, यानी बढ़ तो रही है, लेकिन परिवर्तन नेगेटिव है। क्यों? जनसंख्या बढ़ रही है तो उससे क्या हो रहा है, जमीनों का आकार घट रहा है, और जमीनों का आकार घटेगा, आय घटेगी, लोगों की सुविधाएं घटेगी, मकान बनना, रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक आवश्यकता है उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए वृद्धि इसको कहेंगे नकारात्मकता, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे पास आने वाली इनकम कम हो जाएगी, जमीनी कम हो जाएगी, कई सारी समस्याएं पैदा हो जाएगी। हॉस्पिटल में जगह मिलेगी, विद्यालय में जगह नहीं होगी, पढ़ने के लिए जगह नहीं होगी, खाने पीने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए हम विकास को वृद्धि तो कह सकते हैं, लेकिन वृद्धि के साथ साथ उसमें कौन सा प्रगति होना चाहिए, प्रगति भी कैसी होनी चाहिए, सकारात्मक, यानी कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नहीं कि नेगेटिविटी। जो सकारात्मकता से हम इसको मार्क कर सकते हैं। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। अब देखो बेटा, लोगों के विकास के लक्ष्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। पहले तो बात है कि विकास संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति है जो हमें आवश्यक है, लेकिन सबकी आवश्यकताएं अलग अलग है बेटा। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। एक मजदूर रोज सोचता है कि मुझे डेली प्रतिदिन मजदूरी चाहिए, यानी कि मान लीजिए अपने गाँव का कोई उदाहरण ले लेता हूँ। एक कारीगर का कार्य करने जाता है कोई व्यक्ति, तो उसको लगता है कि मुझे 12 महीने तक ये कार्य मिले, वो मतलब में बेरोजगार ना बैठे, हमेशा उसके पास कार्य उपलब्ध है, उसके सपने होते हैं। क्यों? प्रतिदिन अगर वो इनकम करेगा तो शायद परिवार को अच्छे से पाल पाएगा, जो बेसिक सुविधा है वो उपलब्ध हो पाएगी और अपने परिवार का पालन पोषण बड़ा आसान हो जाएगा, और जो नीड है, जो आवश्यकता है हमारे विषय वो भी पूरी हो जाएगी। इसको दूसरा पहलू है, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं जो कि हमारी किताबों में दिया हुआ है। लक्ष्य भिन्न कैसे हो सकते हैं विकास के? लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक बच्ची है और एक बच्चा है, लड़का और एक लड़की है, दोनों
लगभग सेम उम्र के भाई बहन हैं एक ही घर में। मान लीजिए एक दिन लड़की भी बड़ी होती है, लड़का भी बड़ा होता है, लड़की के अंदर विचार आता है कि मैं भी पढ़ने जाती हूँ और भैया भी पढ़ने जाते हैं, लेकिन मुझे तो खाना बनाना पड़ता है, सारा बोरा करना पड़ता है, दूसरे कार्य बहुत सारे करने पड़ते हैं, बर्तन भी मांजने पड़ते हैं, भाई को कुछ नहीं करना पड़ता। तो उसके अपने खुद के सपने हैं। वो सोच रही है कि शायद मेरा काम भी भैया बटाए और दोनों काम बराबर करें। उसके एक तो विकास का प्रारंभ होता है, उसके लक्ष्य वहां निर्धारित कर रहा है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे बराबर का हक मिले, यदि मैं खाना बनाती हूँ तो मेरा हाथ मेरा भाई भी बटाना चाहिए, बराबरी हो जाए वहां पर। तो कर्मचारी है एक घर में, महिला भी कर्मचारी है, उसकी पति भी कर्मचारी, पत्नी भी कर्मचारी। तो वो पत्नी सोचती है कि जब दोनों सेम काम करते हैं तो क्यों ना मेरा पति भी मेरा खाने में हाथ बटाए और मेरा जो घर का कार्य उसमें भी हाथ बटाए, और वो वहां पर चाहती है बराबरी। तो उसका अपना लक्ष्य है। एक किसान चाहता है कि मेरे बारिश हो, और बारिश हो, अच्छी बारिश हो, बारिश के बाद अच्छी फसल हो और फसल का मुझे उचित दाम मिले। एक सब्जी उगाने वाला किसान चाहता है कि मेरी जो सब्जी है ना उसका उचित मूल्य मिले। लक्ष्य अलग अलग है बेटा, बताओ। एक दहाड़ी मजदूरी चाहता है कि मुझे सब्जी भी सस्ती मिले और मजदूरी भी अच्छी मिले। उसको सब्जी सस्ती चाहिए, किसान को महंगी बेचनी। उसके लक्ष्य कुछ अलग हैं अपने टारगेट को सेट करने के किसान के, कि मुझे अच्छा पैसा मिलेगा अगर महंगी सब्जी बिकेगी। तो मजदूर का अलग है, अगर महंगी सब्जी मिली मैं घर का पालन कैसे करूंगा, घर कैसे चलाऊंगा। तो लक्ष्य भी सबके अलग अलग हैं और विकास के जो मायने हैं वो भी अलग अलग है बेटा। किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए। एक जिसके घर नहीं है उसके विकास के मायने है घर होना, जिसके घर बार सब कुछ उसके विकास के मायने घर में और भी अन्य सुविधाएं होना, चाहे एसी कूलर फ्रिज जो भी है, पंखा गाड़ी, और भी सुविधाएं चाहिए। तो सबको अलग अलग प्रकार की आवश्यकताओं की होती है। तो ये भिन्न भिन्न लक्ष्य हो सकते हैं बेटा, भिन्न भिन्न जरूरतें हो सकती है, लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं विभिन्न प्रकार के। जरूरी नहीं हर बार एक जैसे लक्ष्य हो सभी के। फिर इसके बाद आता है बेटा, अर्थात जो पहलू एक के लिए सकारात्मक होता है, मैंने अभी भी उदाहरण दिया। एक किसान चाहता है कि मेरी फसल महंगी बिके, लेकिन मजदूर चाहता है मुझे अनाज सस्ता मिले, ये सब्जियां सस्ती मिले। तो बेटा किसान के हिसाब से तो महंगी चीज बिकना फायदे की चीज है, सकारात्मक है उसके लिए। लेकिन वो जो महंगी बिक रही है किसान की, वो मजदूर के लिए, जो बेचारा गरीब आदमी है, जो सब्जी पर निर्भर है, जो रोज मजदूरी करता है, उसके लिए वो महंगी लग रही है कि उसको सब्जी खाए या फिर अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए पैसे बचाए, उसके लिए नकारात्मक है। तो दोनों पहलू हो सकते हैं, जो चीज एक के लिए सकारात्मक है दूसरे के लिए नकारात्मक हो सकती है, संभव है भाई। एक चीज एक के लिए सकारात्मक होती है दूसरे के लिए नकारात्मक हो सकती है, ठीक। मान लीजिए बारिश, छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। एक किसान है, किसान को बादल मत डाले पूरे आसमान में और उसको क्या बोलते फसल को पानी की आवश्यकता है, वो क्या सोचेगा, तेरे बेटा बारिश होगी और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि फसल को आवश्यक है पानी की। लेकिन मजदूर सोचेगा नहीं साहब, बारिश आ गई ना तो आज से मेरी मजदूरी नहीं होगी, शाम को बच्चे क्या खाएंगे। उसको बारिश रोकवानी है, क्योंकि बारिश हुई तो वो मजदूरी नहीं कर सकता, छुट्टी रहेगी उस दिन की और पैसा नहीं आएगा, शाम को फिर खाना पीना कैसे करेगा। बहुत सारे किसान रोज कमाते हैं, बहुत सारे मजदूर हैं रोज कमाते रोज खाते हैं। उसी प्रकार किसान है, किसान को चाहिए कि बारिश हो। तो बेटा एक बारिश दोनों व्यक्तियों के लिए, एक के लिए तो सकारात्मक है और एक के लिए नेगेटिव नकारात्मक है। क्योंकि मजदूर तो चाहता है कि नहीं बारिश ना होगी तो आज मुझे मजदूरी करने का मौका मिलेगा और मेरे शाम का खाना वगैरह व्यवस्था होगी। लेकिन किसान चाहता है नहीं बारिश होनी चाहिए, क्योंकि आज बारिश हो गई तो मेरी फसल खूबसूरत हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं। साथ में एक चीज एक के लिए सकारात्मक है, यानी उसके लिए फायदा कर रही है, दूसरी चीज दूसरे के लिए नकारात्मक है कि उसको क्या कर रही है, नुकसान कर रही है। तो देखो बेटा इसको, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जो एक पहलू एक सकारात्मक हो सकता है तो वह दूसरों के लिए नकारात्मक भी हो सकता है, अभी मैंने बता ही दिया। अब ये तो हो गई बेटा हमारे विकास की बात, ठीक है। अब हम करते हैं, या फिर धारणीय विकास क्या है इसको समझाते हैं। धारणीय विकास हम बार बार पढ़ चुके हैं, हम इसको सतत विकास या सतत पोषणीयता से भी ले सकते हैं, इसी को बात नहीं, क्योंकि सेम ही चीजें वो लगती है। देखो धारणीय विकास क्या है, ऐसा विकास है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की शर्तें की पूर्ति करे। क्या करे बेटा, पूर्ति करे। यानी कि कुल मिलाकर के धारणीय विकास सतत विकास ही है। सतत विकास क्या कहता है बेटा, हम अपनी चीज को खुद के लिए यूज करें, प्रकृति की कोई भी चीज हो, कोई भी संसाधन हो, हम यूज करें, लेकिन इतना करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बनाए रखें। उदाहरण देता हूं बेटा,
हमारे पूर्वज शुरू से प्रारंभ से ही भले ही खेती करते आ रहे हो, कम भले उत्पादन होता हो, लेकिन उन्होंने खेती को आज दिन तक जमीन को स्थायी बनाए रखा था। जैसी उत्पादन पहले था वैसा ही था, अभी तक भी था। लेकिन हमने क्या किया है उससे ज्यादा, क्योंकि हमने भविष्य की पीढ़ी की सोची नहीं है। हमें तो आज ही ज्यादा पैसा चाहिए, आज ही ज्यादा उत्पादन चाहिए, भविष्य में भले कुछ भी ना रहे। ये धारणा विकास नहीं है, ये तो अपना विकास है। हमने बाड़ी में खूब सारे पेस्टिसाइड्स कर दिए, खूब सारे यूरिया वगैरह जो भी है कि रासायनिक खाद होते हैं उनको दिए, हमने जम के दिए। जमीन को निचोड़ के उसके अंदर जितनी भी ताकत थी निकाल लिया हमने, पैदावार भी कर ली। अब जमीन खुद के पास वो क्षमता खो दी कि खुद कुछ अच्छा कर पाए। जैसे डॉक्टर के पास होता है ना, दवाइयां ले लेते हैं, अंग्रेजी दवाइयां लेते हैं बार 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 बार, तो हम खुद की ताकत खो देते हैं। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज होती है जो हर प्रकार की बीमारी से लड़ने की क्षमता रखती है। परंतु हम क्या करते हैं, तुरंत जरा सा दर्द अंग्रेजी गोली, तुरंत जरा सा दर्द अंग्रेजी गोली। उसे वो इन्फ्लुएंस ऐसे शरीर में प्रवेश कर गए हैं कि अब हमें उनके बिना जिया नहीं जा सकता। अर्थात हमारा शरीर खुद का जो था ताकत इसमें अपने आप से रोक के लड़ने की, वो खत्म कर लिया हमने। ठीक है बेटा। दूसरी चीज, वैसे हमने जमीन के साथ क्या किया, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स खादों से, पेस्टिसाइड से, इनसे खत्म कर दिया, निचोड़ के हमने उससे से निकाल लिया। और हमें क्या चाहिए, सिर्फ पैसा। यानी कि हम सिर्फ किसका सोच रहे हैं, अपने विकास, आने वाली पीढ़ी का नहीं। तो सिर्फ अपने विकास की सोच रहे, आने वाली पीढ़ी की। और जो इस समय भी विकास की सोचे और आने वाली पीढ़ी के लिए उसको बनाए रखे, उसे ही कहते हैं धारणीय विकास। यानी कि धारणीय विकास क्या होता है, ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों की, यानी बेटा आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी भी पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना, अर्थात आने वाली पीढ़ियों की भी पूर्ति करे। यानी कि क्या कहना चाह रहा है बेटा, आने वाली पीढ़ियां है ना, उनकी भी पूर्ति किए बिना, उनकी समझौता किए बिना, अर्थात उनके साथ कोई धोखा ना होना चाहिए। और वर्तमान की पीढ़ी है ना, वर्तमान में भी उसका उपयोग हो सके। और अपना मतलब अपना काम तो निकालना ही है, अपना काम तो करना ही है, साथ में आने वाली पीढ़ी होती है उसके लिए समझौता नहीं करना, उसकी क्षमताओं से कमी नहीं छोड़नी। तो हमारे आसान समझना है, किसान की भूमि है बेटा, इसको आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी रखनी है, तो हमें देसी खाद और देसी पद्धतियों का प्रयोग करना पड़ेगा। भले ही इनकम कम हो जाए, उसका तरीका चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जमीन के अगर हम रासायनिक खाद डालते भी हैं तो उसकी मिट्टी की जांच जरूरी होती है। क्योंकि मिट्टी की जांच करने के बाद इसमें इतना ही डालें ताकि मिट्टी को नुकसान ना हो, ज्यादा डालेंगे तो भी नुकसान करेगा। तो उसको पर्याप्त मात्रा में डाल सकते हैं, वैसे बचा जा सकता है। और इसके बाद आगे आ जाओ बेटा। अब हम देखते हैं आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास का तात्पर्य है लोगों के जीवन को पहले से बेहतर बनाना। देखो बेटा, आर्थिक विकास का तात्पर्य लोगों का जीवन जो चल रहा है उससे बेटर बनाना। मान लो कोई व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा था, 500 कमाएगा तो उसकी सुविधाएं, खान पान, रहन सहन, पहनावा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आय के आर्थिक विकास से ही उसकी डेवलपमेंट यानी कि विकास का प्रारंभ होता है। जो उसकी आवश्यक चीजें हैं वो हम आय के माध्यम से ही खरीद पाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास का तात्पर्य लोगों को जीवन को पहले से बेहतर बनाना है। विकास के अंतर्गत हम जीवन से जुड़े विभिन्न लक्ष्यों तथा उन्हें प्राप्त करने के उपायों के संबंध में अध्ययन करते हैं। आर्थिक विकास के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, हमें मकान चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, धन चाहिए। और धन क्या है, धन कब आएगा, जब हमारा आर्थिक विकास होगा, अर्थात इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, आय के विकल्प हमारे पास बढ़ जाएंगे, तब ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन वो तब, उसके बाद हम क्या सोचेंगे कि अब मुझे मकान बनाना है, उसमें रहना है, और मकान को कैसा बनाना है, छोटा बड़ा, या फिर इसके बाद रहना खाना, कपड़े कैसे पहनने, खरीदने, गाड़ी घोड़ा जो भी है आवश्यक चीजें हैं, कूलर पंखा वगैरह जो भी आवश्यक चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान, 3 तो आवश्यक चीजें, इनकी पूर्ति की सोचेगा वो, यदि उसके पास इनकम का सोर्स बढ़ गया। तो एक तो बेटा ये हो गया। तो उपायों के संबंध में अध्ययन करते हैं किसके अंदर, आर्थिक विकास में। आर्थिक विकास का अर्थ यही नहीं पैसा, क्योंकि उसको आर्थिक विकास को जोड़ते कि इनकम हो रही है, उसका क्या असर दिख रहा है उसके ऊपर। मान लीजिए पैसा आ रहा है, धर रहे हो, पैसा आ रहा है, धर रहे हो, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, न घर बनाने में, न मकान बनाने में, न अपने जीवन को अच्छे से जीने में, न समाज में अपने आप को प्रेजेंट करने में, फिर क्या ही मतलब। तो कुल मिलाकर के आर्थिक विकास लोगों का जीवन को बेहतर बनाना है, और इसके अंतर्गत जीवन से जुड़े विभिन्न लक्ष्यों, यानी हर व्यक्ति के अपने जीवन के लक्ष्य होते हैं। पहले बता दूं, एक किसान का लक्ष्य क्या क्या हो सकता है, उसके पास अच्छी खेती करने के लिए जमीन होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, सोचता है कि मेरी जमीन मैक्सिमम हो। दूसरा, फसलों के दाम अच्छे मिले। तीसरा, अपना खुद का पानी का साधन हो। चौथा, फिर उसके बाद में हमारे पास रहने के लिए घर भी होना चाहिए, उसके पास एक गाड़ी भी चाहिए, उसको साधारण जीवन जीना चाहता है, जो सामान्य लाइफ है आज के हिसाब से। और सामान्य लाइफ जीवन के साथ बदलती जाती है, आवश्यकताएं भी बदलती जाती है। विकास के प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से बेटा, देखो,
अब विकास के लक्ष्य होना चाहिए। देखो पहला लक्ष्य क्या क्या करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान देना बेटा, मोस्ट है। पहला काम हमारा होना चाहिए आय में वृद्धि। अब देखो बेटा, विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले चाहिए इनकम। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का विकास या किसी भी देश के विकास की गणना हम प्राचीन काल से ही केवल आय के आधार पर करते आ रहे थे। जो बाद में बदल दिया हमने, उसको आय के आधार पर नहीं रखा। मानव विकास आय के आधार पर नहीं कम किया जा सकता, क्योंकि किसी के पास पैसा तो है लेकिन खूबसूरत जिंदगी नहीं। सुना आपने गाँव में सुना होगा, काय दरियो हाथ बांध गयो अथवा पीछा जोड़िया, काय न करियो न ढंग से खायो न ढंग से पियो न ढंग से रियो और चल गयो। तो ये प्रक्रिया को समझने की वजह से फिर हम लेकर आए मानव विकास, और उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करें अलग। जीवन बेटर होना चाहिए, जीवन अच्छा होना चाहिए। सिर्फ विकास आय हो जाना सब कुछ नहीं है, पर बेटा विकास के लिए आय आवश्यक है। इसलिए आय मतलब इनकम, पैसा। तो हमारे लिए सबसे पहला काम है आय में वृद्धि। तो प्रमुख लक्ष्यों में से पहला लक्ष्य क्या है, आय में वृद्धि। इसलिए पैसा वृद्धि होना है सब कुछ नहीं। आप देखा करो गांव में कई ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा गांव में रहते, गांव में वो शहरों में कहीं भी हो, पैसा तो उनके पास खूब आ रहा है, लेकिन एक नंबर कंजूस है, जीवन जीना ही नहीं चाहते अच्छा वाला। तो फिर वो क्या देना। विकास का अर्थ समाज में भी खुद का अच्छा सा नाम हो, समाज में रहना हो, उठना हो, बैठना हो, सामाजिक कार्यों में भाग लेते हो, समाज में भी योगदान देते हो, खुद का घर का स्थिति अच्छी हो, वो विकास हो सकता है। तो देखो आय में वृद्धि हो गई, और नियमित रोजगार और बेहतर मजदूरी होना चाहिए। देखो बेटा, रोजगार नियमित होना चाहिए। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, देखो विकास का पहला माप हम क्या करते हैं, सरकारी नौकरी। क्यों? नियमित रोजगार, ये नियमित रोजगार, मजदूरी नियमित चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मजदूरों को क्या चाहिए, 12 महीने जॉब होना चाहिए, इनके पास कार्य होना चाहिए, हमेशा बेरोजगार नहीं होना चाहिए। तो वो चाहिएगा, नियमित मजदूरी चाहिए उनको, क्योंकि बेहतर मजदूरी हो। दूसरी बात, बेहतर मजदूरी होगी। बेहतर मजदूरी क्या है, एक तो प्रतिदिन कार्य मिले, दूसरा पैसा उसका ठीक मिलना चाहिए, जो वाजिब दाम है वो मिलना चाहिए समय के अनुसार, ठीक है। और एक है नियमित रोजगार, जो सरकारी नौकरी में सबसे बड़ा योगदान देती है, क्योंकि वो एक नियमित और स्थायी हो, तो वो भी एक होना चाहिए, तभी विकास संभव है, ठीक है। उसके साथ समानता और सुरक्षा। सबको मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि बहन भाई के बीच में कि वो कैसी समानताएं चाहिए, उनको कैसी सुरक्षा ही चाहिए। फिर समाज को चाहिए सुरक्षा बेटा, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले सेफ्टी। एकदम कहीं पास के कस्बे में जाने से भी डरे, क्योंकि रास्ते में चोर हो, कोई भी किसी प्रकार की समस्या आ सकती है। तो ऐसी चीजों से सुरक्षा भी चाहिए। अगर वो उनका जीवन सुरक्षित है, तो फिर वो अपने आप में विकास का एक बड़ा पहलू अचीवमेंट कर चुके हैं। शैक्षणिक विकास यानी शिक्षा से संबंधित सारी चीजें, पढ़ाई लिखाई अगर सबकी होती हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो अनपढ़ हो बेटा। इस पर तो मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि शैक्षणिक विकास के तौर पर तो कोई भी कम ना रहे। फिर भी इतनी कोशिश करने के बावजूद भी आज भी कुछ बच्चियां हैं जो पढ़ाई छोड़ देती है, बड़ा दुख होता है। फिर भी प्रयास जारी है हमारे, हम नहीं छोड़ने देंगे। फिर भी अगर मैं तो निवेदन करता हूँ घर वालों से कि ऐसे बच्चों को पढ़ाई छोड़ने से रोकें, क्योंकि लड़कों को तुम पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़कियों को कुछ कारणवश उनकी छोटी मोटी गलतियों पर ही उनको पढ़ाई छुड़ा लेते हैं। लेकिन मैं समझाना चाहिए, बालक हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, खूबसूरत जिंदगी देने के लिए उनको पढ़ाना भी जरूरी है। स्वास्थ्य एवं सुविधाओं का विस्तार करना, अब ये एक बड़ा पहलू है। अगर आदमी के पास जैसे कोई बीमार हुआ तो उसको कहीं किलोमीटर दूर जाना ना पड़े, तुरंत पास के हॉस्पिटल हो, गांव में हॉस्पिटल हो, पास में हॉस्पिटल, तुरंत जाके इलाज हो जाएगा, कितना अच्छा, रेत गिर जाएगी बहुत सारी। तो बेटा इससे एक बड़ी चीज ये है कि अगर हमारा स्वास्थ्य और सुविधाएं बढ़ेगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ेगी, तो हमारी मृत्यु दर भी कम, मानव का जीवन और भी खुशहाल हो जाएगा। बीमार होते उसे कोई भागना ना पड़ेगा दूर इलाज करने के लिए, कोई भी अचानक समस्या आ जाए तो दूर ना जाना पड़ेगा। तो ऐसे इसलिए स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी आवश्यक है हमारे लिए। सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार, अब सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार क्या हो गया बेटा, जैसे मान लीजिए सड़कें, सार्वजनिक सुविधाएं, अच्छी सड़कें तो बड़ा अलग ही आनंद आएगा। हॉस्पिटल है, सार्वजनिक सरकारी हॉस्पिटल है, खूब हमारे तुरंत इलाज हो जाता है, निःशुल्क इलाज हो जाता है, अच्छी बात है। सार्वजनिक विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, तो वहां पर बच्चे निःशुल्क पढ़ सकते हैं, जो गरीब व्यक्ति वो भी पढ़ सकता है, और अच्छा डेवलपमेंट हो उसका भी, उसमें पढ़ाई का सुधार हो। साथ में कई सारी चीजें, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया, अगर वहां पर सरकारी सुविधाएं सार्वजनिक जगह बिल्कुल साफ सुथरी मिलेगी तो लगेगा कि हाँ बिल्कुल विकास चरम बिंदु पर है या हो रहा है। इधर आ जाओ बेटा, अब मानव विकास सूचकांक की बात कर लेते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या है ये बेटा, ये UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम की एक संस्था है।
यानी कि जो यूएनओ है, आपने देखा होगा यूएनओ, इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। क्यों हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त होने के बाद जब यह आवश्यकता पड़ी कि विश्व को दोबारा ऐसे विश्व युद्ध का सामना ना करना पड़े, इसके लिए कोई तो पूरे विश्व के स्तर पर सरकार बनाई जाए। तो हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को कि ये विश्व के स्तर पर एक सरकार है जिसका काम है जब दो देशों के बीच में मतभेद हो, कोई समस्या है तो उनका आपस में बैठा करके सुलझाने का कार्य करती है। अर्थात ये पृथ्वी पे जो पृथ्वी की सरकार मान लो या फिर संसार के विश्व की एक सरकार मान लो, यूएनओ का ये काम है। और इसी की एक संस्था है बेटा यूएनडीपी। और जब लगा, पहले तो इसका उद्देश्य क्या था, शांति बनाए रखना था। फिर धीरे धीरे इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए, इसमें से एक और बनाया गया 1965 में, जिसका नाम था यूएनडीपी। ठीक है, और इसको कहेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहेंगे इसको। यूएनडीपी का बनी बेटा 1965 में। क्या ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका उद्देश्य था अब व्यक्तियों के जीवन स्तर पर ध्यान देना, उनके विकास के स्तर पर ध्यान देना। और इसी के तहत एक सूचकांक जारी किया जाता है, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं। जब मानव विकास सूचकांक प्रारंभ में आया था तो उसका मूल उद्देश्य होता था, हम उसकी आयु के आधार पर उसके विकास को काउंट किया जाता था। यानी हम कैसे गिनते थे कि इसकी आय कितनी है, उस आय के आधार पर। आज भी हम गाँव में ये कह लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा लिखना आसान हो जाएगा चित्र। देखो, आज भी हम कह देते हैं गांव में कि जिसके पास पैसा है ठीक ठाक है, खाता पीता घर है, टेंशन फ्री, मतलब वो उसका विकास हो चुका है, हम उसको विकसित मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने हालांकि जब 1965 में यूएनडीपी बनी थी तब हमने यही लक्ष्य रखा था कि जिसकी इनकम अच्छी है वो उसका विकास हो चुका है या विकसित है। ठीक है, लेकिन बाद में इन चीजों को, तथ्यों को हटा दिया कि एक अमर्त्य सेन नाम से, अमर्त्य सेन और महबूब अलग, अमर्त्य सेन जी ने, और एक व्यक्ति हैं पाकिस्तान के महबूब उल हक, नीचे लिख देता हूँ शायद दिख नहीं रहा, ये लो महबूब उल हक, और प्लस भारत के थे अमर्त्य सेन। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के इस मानव विकास सूचकांक में, जो कि अब तक सिर्फ आय पर निर्भर था, फिर इन्होंने शब्द जोड़ा, नहीं, आय के साथ साथ अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य को भी देखें, पैसा ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, अगर हम शिक्षित नहीं है परिवार, अगर वो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, अर्थात चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो फिर उस किस काम का विकास। तो हमने फिर क्या किया, इन्होंने अमृत लाल जी ने और महबूब उल हक जो पाकिस्तान से हैं और ये भारत से हैं, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक नया परिभाषा गठित की जिसका नाम है मानव विकास सूचकांक। अब 3 चीजों पर आधारित हो गया हमारा, आय, इनकम अच्छी होनी चाहिए, उसकी शिक्षा व्यवस्था ठीक है, पढ़ा लिखा होना चाहिए इंसान, और स्वास्थ्य यानी कि उसको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो, वो मानव विकास काउंट किया जा सकता है। देखो इधर परिभाषा अब क्या होगी, जारी कौन करती है मानव विकास सूचकांक और एसडीआई को, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जारी करती है, जो कि यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एक संस्था है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ शिक्षा, देखो मैंने क्या कहा था ना, प्रति व्यक्ति आय, ये तो है, प्रति व्यक्ति आय क्या है अभी यहाँ समझेंगे। प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ हमें क्या चाहिए बेटा, शिक्षा और स्वास्थ्य को भी जोड़ दिया इन्होंने, महबूब उल हक जी ने शिक्षा और स्वास्थ्य को भी जोड़ दिया। और शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर को मापन ही मानव विकास सूचकांक है, यानी हम 3 चीजों को मापेंगे, इनकम कितनी हो रही है और शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, एजुकेशन का स्तर कितना है, कितना प्रतिशत शिक्षा है, एजुकेशन रेट है या शिक्षा प्रतिशत है, स्वास्थ्य कैसा है, कितने हॉस्पिटल उपलब्ध हैं, कितने डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, कितनी सुविधाएं हैं, तुरंत इलाज कितने देर मिल जाता है और कितना सस्ता मिलता है, ये सब चीजें देखनी होती है। तो हमें मानव विकास के लिए 3 चीजें आवश्यक है, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, तीनों। जिनको कैसे लिखेंगे बेटा, प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ, तो आय तो चाहिए, साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर का मापन ही मानव विकास सूचकांक, और इसी को कहते हैं एचडीआई। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एचडीआई की फुल फॉर्म मानव विकास सूचकांक। ठीक है, अब मानव विकास सूचकांक के महत्व क्या है, इसको समझना है कि मानव विकास सूचकांक का महत्व क्या है, इसकी इंपोर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है। देखना बेटा, पहला, ये
देश के विकास के स्तर का संकेत देता है। यदि किसी का मानव विकास इंडेक्स में अच्छा है, मान लो पहले नंबर पर है, उस देश का विकास है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो एक चीज ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति आय हम किससे मापते हैं? कुल राष्ट्रीय आय में हम कुल जनसंख्या का भाग देते हैं। यदि उस क्षेत्र की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति इनकम अच्छी है तो समझना इस पूरे देश की इनकम भी अच्छी है। समझे बेटा? तो हम कह सकते हैं कि पहला तो ये देश के विकास के स्तर को मापता है, क्योंकि अगर हम इंडेक्स के हिसाब से चलेंगे, एसडीआई का इंडेक्स देखेंगे तो मान लीजिए हम पहले नंबर पर आ गए। अब पहले नंबर पे आने का अर्थ है बेटा खूब अच्छा तो स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी हमारे पास इनकम है और अच्छी ही हमारे पास शिक्षा की व्यवस्था है। यानी तीनों चीजें अच्छी है, और तीनों चीजें अच्छी है तो हम किसके आधार पर है? राष्ट्रीय आय के आधार पर है, क्योंकि राष्ट्रीय आय को ही तो प्रति व्यक्ति आय में बांटा गया था। इसका मतलब वो विकास, विकसित देश। तो उस देश की जो स्तर है उसका संकेत दे देता है। ये बताने की जरूरत ही नहीं है। जो एसडीआई सबसे पहले नंबर पर है, समझ जाना उस देश की स्थिति अच्छी है। सबसे लास्ट में या बी बेकार वाली स्थिति में है, समझ जाना उस देश का स्तर गिरा हुआ है। तो ये संकेत भी है। कोई कहे कि तुम्हारे एसडीआई की रैंक बता दिया उसने कि तुम्हारे एसडीआई की रैंक 50 है, बताओ तुम्हारे देश की स्थिति क्या है? अच्छी है, 50 तक तो अच्छी है। ठीक है, तुम्हारे एसडीआई की रैंक की स्थिति बताओ 169 देश मान लीजिए मैं पता नहीं एग्जैक्ट कितने तो बताओ, मैंने कहा 180 नंबर पर है, तो हम क्या करें? नहीं, अब क्या क्या सिर्फ मैंने तो क्या बताया, एसडीआई का रैंक बता दिया कि 180, तो हम किस में धरेंगे? बुरी स्थिति में। क्यों? इतना एसडीआई बहुत दूर, 193 देशों बहुत दूर हो गया था। क्या हो? इसका मतलब ये हुआ, ये जो 180 वाला नंबर है इसने बता दिया कि उस देश की स्थिति का स्तर है ना वो गिरा हुआ है। ठीक है, तो एसडीआई से हम ये भी पता कर सकते हैं। दूसरा, इसके माध्यम से जीवन की प्रत्याशा, साक्षरता, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की जानकारी प्राप्त कर सकते। इसके माध्यम से क्या होगा बेटे? तो जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या है? समझ जाना। जीवन प्रत्याशा है कि हमारी औसत जीने की उम्र क्या है, या जीवन के प्रति लोग अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। पहले तो जीवन प्रत्याशा का अर्थ हो गया सामान्य कि हम औसत आय के सॉरी उम्र क्या है। जैसे कि हम सामान्य मान के चलते हैं कि 70-80 साल जिएंगे, तो 80 साल को मैं औसत मानूं, तो ये क्या उसकी जीवन प्रत्याशा। और उनका जीवन जीने के प्रति सजग वो भी होना चाहिए। इच्छा कोई चाहे कि नहीं धाप गया जीवन को क्या ही करेंगे, ऐसा समाज बनाकर क्या करेंगे? बना रहे हैं आज का समाज में ऐसा है जो सिर्फ 50-60 साल तक जिंदगी जी पाता है, जब तक कि हम खुद के हाथ पैर चलते हैं। जैसे बड़े बूढ़े होते हैं उनको समाज से बेदखल कर दिया जाता है, विरुद्ध है इसके। हम इसका परिवर्तन करना चाहते हैं, लाएंगे। देखना बेटा इसको देखोगे। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, यानी जीवन प्रत्याशा तो हो गई कि हमारा जीने की औसत उम्र है वो कितनी है। साक्षरता ने उसका मतलब साक्षरता दर क्या है समाज के लिए, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और वास्तव में प्रति व्यक्ति आय क्या, ये सब चीज की जानकारी से प्राप्त होती है। ये बताता है कि विभिन्न देश मानव विकास दिशा में कितने अग्रसर है। यानी कि अगर हम एक चीज और बताता ना, देखो ना फिर वही बात आ गई। पहले नंबर पर तो समझ जाना कि वह देश मानव विकास को भरपूर सहयोग कर रहा है, भरपूर सहयोग कर रहा है। बताओ, यानी वो पूरा खर्च कर रहा है मानव विकास पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, प्रति व्यक्ति आय पर। कौन खर्च कर रहा है? यदि पहले रैंक पर है, समझ जाना। उससे पता लगता है कि ये क्या होता है, इसके माध्यम से विभिन्न जो देश है ना मानव विकास की दिशा में कितने अग्रसर हैं, कितने आगे हैं, ये चेक करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अब ये बेटा राष्ट्रीय आय क्या है, ये 3 मुख्य पहलू बेटा ध्यान देना दोबारा से। किसी भी देश का स्तर का पता लग जाता है कि दूसरे देश किस स्तर का है, हालात क्या है उसके, इससे पता लग जाता है। पहले नंबर पर अच्छे हालात है, सबसे लास्ट में सबसे बुरे हालात है। वैसे यहाँ विभिन्न प्रकार की मानव विकास दिशा में कितने अग्रसर है ये पता लग जाता है यहाँ से। और जीवन जीने की प्रत्याशा, साक्षरता दर और वास्तविक व्यक्ति की आय क्या है यहाँ से पता लग जाता है। अब आए राष्ट्रीय आय बेटा। राष्ट्रीय आय में एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है बेटा, राष्ट्रीय आय में क्या होता है, एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं यानी कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि बेटा क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई मूल्य वस्तु बेचनी और बाजार में यस उसका अंतिम प्राइस क्या मिला हमें, या फिर सेवाओं से जो इनकम हुई है वो सारी कुल इनकम कितनी है, वो हमारी राष्ट्रीय आय कहलाएगी। और प्रति व्यक्ति आय क्या है बेटा, जो राष्ट्रीय आय है उसमें कुल जनसंख्या का भाग दे देंगे अगर हम, तो वो प्रति व्यक्ति आय यानी औसत आय आ जाएगी। यानी कि मानो हमारे देश की आय 100 रुपए है,
जनसंख्या 50, तो 50 का भाग देंगे तो प्रत्येक व्यक्ति की कितनी आ गई, 2 रुपये आ गई। तो वही तो किया ना, प्रति व्यक्ति आय में क्या, तो राष्ट्रीय आय जो है यानी कुल पूरा देश का जितनी इनकम है, उस देश की इनकम में उस देश की जनसंख्या का भाग दे देंगे तो प्रत्येक व्यक्ति की कितना आ रहा है, उसको हम कह देते हैं प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय। ठीक है बेटा, याद रखना बेटा, औसत आय प्रत्येक व्यक्ति के मापन का आधार नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा है, देखो छोटा सा उदाहरण ले लेता हूँ कि औसत आय, ठीक है मान ला, थोड़ा सा दे देता हूँ जानकारी। औसत आय उस देश के विकास का आधार नहीं हो सकती, प्रति व्यक्ति का मापन नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक डिब्बा बना देता हूँ, देखो मान लीजिए किसी देश की 100 रुपए इनकम है, इस 100 रुपए इनकम है, 100 रुपए इनकम है, इसकी इनकम है 10,000 रुपए बेटा, एक व्यक्ति की। ठीक है, किसी व्यक्ति, देश के व्यक्ति की कुल व्यक्ति कितने हो गए, 1 2 3 4 व्यक्ति हो गए। इसमें है बेटा, इसमें है 2,000 इनकम है, इसको ज्यादा कर देता हूँ, 4,000 इनकम है, 3,000 इनकम है, 4,000 इनकम है और 3,000 इनकम है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेस कर देता हूँ, ठीक है करते हैं। अब बेटा से कितना, 4 3 7 7 और 4 11 11 3 14,000 हो गए, कितनी हो गई, 14,000 में हम भाग दे देंगे 1 2 3 4 का, और इसको भी 4 कर देता हूँ, तो इसको भी 4 ही कर देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ ताकि भाग देना आसान हो जाएगा। अब हो जाएगी 4 4 8 18 16, ये लो, तो 4 चौको 16,000 हो गया, 4 चौक 16, तो औसत इनकम कितनी आ गई बेटा, 4,000 आ गई। इसकी देखते हैं 20,000 प्लस इसको 200 कर देता हूँ, 400, तो कितनी होगी 2400, 2400 में 4 का भाग दो, कितने आए बेटा 6,000, देखो बेटा 6,000। अब देखो इसे, तो राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय से हम किसी के विकास का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो स्थिति क्या हो रही है, यहाँ बेचारा एक व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है, दूसरा भी 100 कमा रहा है, तीसरा भी 200 कमा रहा है, लेकिन उसी देश का एक व्यक्ति अकेला 20,000 कमा रहा है, जबकि यहाँ पर लोग 4,000 5,000 4,000 3,000 लगभग बराबर कमा रहे हैं, और उनकी औसत आय 4,000 है, लेकिन इनकी औसत आय कितनी हो गई 6,000 है। तो बेटा विकसित देश कौन सा हुआ ना, ये विकसित हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की लगभग समान जैसी इनकम है और पर्याप्त है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रखा है, यहाँ पर बेचारे इनके खाने के लाले पड़े हुए हैं और इसकी इनकम बहुत ज्यादा है। तो फिर ये, जबकि औसत अगर इनकम निकाले, जैसे आय निकाले, राष्ट्र प्रति व्यक्ति आय निकाले, प्रति व्यक्ति आय तो इसकी ज्यादा है, हम सोचिए तो विकास होना चाहिए इसका, तो पर 4 में से 3 भूखे मर रहे, जबकि यहाँ कोई भी भूखा नहीं मर रहा, औसत आय भले ही कम हो लेकिन स्थिति सबकी अच्छी है, भले औसत इनकम अच्छी कम हो, लेकिन इनकी औसत इनकम भले ही कम है 4,000 ही है, लेकिन सबकी स्थिति अच्छी है ना, क्योंकि ठीक ठाक स्थिति में पैसा कमा रहे हैं। यहाँ देखो भले औसत इनकम इनसे भी ज्यादा है 6,000 है, लेकिन बेटा इनकी तो भूखे मरने की स्थिति है। तो हम अगर तुमसे कहीं किस देश में जाकर रहोगे, तो हम देश ए और देश बी, तो हम इसमें पसंद करेंगे, क्यों, इसमें तो भैया संभावना है कि ये व्यक्ति बन पाना मुश्किल है, हम अगर इसकी कैटेगरी में ज्यादा आने की संभावना है, क्योंकि 75% संभावना इधर है, तो अगर इसमें आगे तुम्हारी स्थिति खराब हो जाएगी, लेकिन इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कम से कम इस दायरे में तो रहेंगे, यानी कि कम से कम गरीब तो नहीं रहेंगे, ठीक ठाक स्थिति में रहेंगे, अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो बेटा इससे हम कह सकते हैं, अगर आ जाए क्वेश्चन तो थोड़ा ध्यान रखना कि क्या हम प्रति व्यक्ति आय से उसके विकास का मापन कर सकते हैं, तो संभव नहीं है, क्योंकि देखो ये स्थिति हो जाती है प्रति व्यक्ति आय से अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है बेटा, धन्यवाद। अब जो कुछ भी कमियां अगले वीडियो में आपको मिलेगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।